हेलो दोस्तों, आज टीवी पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक डिमांडेड वीडियो है जिसमें हमें ये पूछा गया था कि कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और इसका बेस्ट फर्टिगेशन शेड्यूल क्या होता है जिससे हमें एक क्वालिटी की अच्छी खासी सीडलिंग्स मिले। क्योंकि दोस्तों, किसी भी क्रॉप का जो दारोमदार होता है वो उसकी बेहतर और बेस्ट सीडलिंग्स पे होता है। तो दोस्तों, हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस वीडियो को डिज़ाइन किया है और इसमें बताने की कोशिश की है कि आप किन न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करके आप इस तरह से कॉलीफ्लावर की एक अच्छी खासी सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉलीफ्लावर का थोड़ा सा बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने कॉलीफ्लावर का एक प्लांट है। आप इससे इन पॉइंट्स को कंपैरिजन करके देखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर का जो रूट सिस्टम होता है। तो कॉलीफ्लावर का जो रूट सिस्टम होता है वो शैलो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप या गहरा नहीं होता। फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, यानी कि इसमें गुच्छे में रूट्स निकलती हैं। एक टैप रूट सिस्टम नहीं होता बल्कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। हमने एक और वीडियो में इस रूट सिस्टम के बारे में बात की हुई है। स्टेम की बात करें तो स्टेम काफ़ी छोटा होता है, थिक होता है और इसी स्टेम के ऊपर ही पत्तियाँ होती हैं और इन्फ्लोरेसेंस जिसे फ्लावर या हेड कहते हैं। कॉलीफ्लावर के केस में इन्फ्लोरेसेंस को कर्ड कहा जाता है और ये स्टेम के ऊपर ही होता है। पत्तियों की बात करें, लीव्स की बात अगर हम करें तो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं और उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है और ये वैक्सी कोटिंग कई बार इंसेक्ट से बचाने में मदद करती है, खासतौर से रस चूसने वाले इंसेक्ट से ये बचाती है। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फूल या जिसका फल होता है उसकी हमने बात कर ली है। यही इसका एडिबल पार्ट भी होता है जिसे हम खाते हैं। इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस को कर्ड कहते हैं और इसे ही हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट जो होती है, खासतौर से सीडलिंग्स के लिए हम बात करेंगे। कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स प्रोड्यूस करते समय जो क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है वो हम एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीडलिंग्स तैयार होती है कॉलीफ्लावर की, इसमें नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 30 दिनों का टाइम लग जाता है कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स पूरी तरह से तैयार होने में। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए। अगर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो पत्तियों के ऊपर स्कॉर्चिंग के सिम्टम्स नजर आते हैं और नॉर्थ इंडिया में मई जून के महीने में इसकी सीडलिंग्स बनती है और जून या जुलाई में इसकी ट्रांसप्लांटेशन होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीचर्स एक अच्छी सीडलिंग्स के कॉलीफ्लावर के केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो इमेज हमने सेलेक्ट की हैं। ये पहली इमेज आप देखिएगा, ये दूसरी इमेज आप देखें। तो फीचर्स दो ही मेन है। शॉर्ट हाइट होनी चाहिए, यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा ना हो या यूं कहे कि लेंथ की सीडलिंग्स ना हो। विग्रस रूट सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो तरह की कैविटीज़ का इस्तेमाल किया गया है। एक होती है दोस्तों गोल सर्कुलर टाइप की, एक होती है कॉनिकल टाइप की। तो यहाँ पर ये कॉनिकल है और यहाँ पर सर्कुलर है। दोनों में ही रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रखा है। और कॉलीफ्लावर के केस में शॉर्ट सीडलिंग यानी कि हाइट छोटी होनी चाहिए और विग्रस रूट सिस्टम होना चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉलीफ्लावर की जो सीडलिंग्स होती है या फिर क्रॉप जो होती है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें दोस्तों बाकी क्रॉप्स की तरह ही बैलेंस सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बैलेंस सप्लाई होनी चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को दो भागों में तोड़ा हुआ है। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और आयरन कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स के लिए भी और क्रॉप के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम ध्यान में रखते हुए अपना फर्टिगेशन शेड्यूल डिज़ाइन किया है। अगर ये फर्टिगेशन शेड्यूल आप कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 30 दिनों के लिए हमने ये शेड्यूल बनाया है। ऐसे सीडलिंग्स 25 दिनों में भी तैयार हो सकती है। सीड्स लगाने के बाद 2 से 3 दिन लगते हैं जर्मिनेट होने में और उसके बाद हम अपनी सीडलिंग्स को या तो ज़मीन के ऊपर रखते हैं या फिर स्टैंड्स के ऊपर शिफ्ट करते हैं। और जिस दिन आप स्टैंड्स के ऊपर शिफ्ट करें उसी दिन दोस्तों आपको एक काम करना होता है। उससे पहले एक स्टेप और है। जब आप मीडिया प्रिपरेशन करें, सॉइललेस मीडिया बनाएं, तो उस मीडिया के अंदर आपको 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर का सॉल्यूशन बनाकर किसी फंजीसाइड का और 4 से 5 ml प्रति लीटर मल्टीप्लेक्स का जनरल लिक्विड होता है जिसमें सभी जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको अपने कोकोपीट मीडिया या फिर जो भी आपका ग्रोइंग मीडिया है उसमें मिक्स कर लें। इससे आपकी सीडलिंग्स को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो अभी फिर डिटेल में हम इस पॉइंट पर अलग से बात करेंगे, पर अभी आप इसको इतना ही समझिएगा।
डे बाय डे हमने 30 डेज का शेड्यूल डिज़ाइन किया है और इस एक एक स्लाइड पे हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। फिर से आज इसको थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी सीडलिंग्स लग रही होगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आपकी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किए हुए लगभग चौथा दिन हो, डे 4 हो, और 10 से 20% जर्मिनेशन आपकी सीडलिंग्स का हो चुका हो, तब आपको एक स्प्रे करना है लाइट फंजीसाइड का, जैसे कि साफ, जिसमें मैनकोजेब और कार्पेंडाजिम होता है। 1 ग्राम प्रति लीटर की आपको डोज लेनी है। दोस्तों आपको तब करना होता है जब या तो आप अपनी सीडलिंग्स को ग्राउंड यानी ज़मीन पे रखें, या फिर आप जो एल्युमिनियम के या लोहे के स्टैंड्स होते हैं जैसे हाईटेक नर्सरीज में होते हैं, जब वहाँ पे शिफ्ट करें तब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। साफ़ एक लाइट कोई भी फंजीसाइड, ज़रूरी नहीं है कि आप साफ़ यूज़ करें, कोई भी फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। डोज थोड़ा सा कम रखें। अगर आप 10 से 20%, 30% या 50% तक जर्मिनेशन जब आपके प्लांट्स का हो जाए, अगर आप इस वाली स्टेज पे ये फंजीसाइड का स्प्रे कर लेते हैं तो आपकी सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब हमारा शेड्यूल शुरू होता है। 5वें दिन लगभग आप पहला स्प्रे करेंगे NPK 1261-0 का, और कोशिश करें कि आप ये स्प्रे अगर करते हैं तो शाम के टाइम करें, और अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो सुबह के टाइम करें। डोज आपको लेनी है 2 ग्राम प्रति लीटर। इससे फ़ायदा क्या होगा कि फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन हमारी सीडलिंग्स को मिलेगी, और फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद दोस्तों लगभग 8वें दिन आपको एक स्प्रे करना है या ड्रेंच करना है। मल्टीप्लेक्स का एक जीवरस नाम का प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड मौजूद होता है, और इसके ऊपर हमने पहले भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 2 ml या 3 ml प्रति लीटर की दर से आपको ड्रेंच अगर आप करते हैं तो 3 ml तक ले सकते हैं, पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो डोज थोड़ी सी कम लें। इससे कई बार पत्तियों पे बर्निंग के सिम्टम्स आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड एक गर्म कंपोनेंट है, इसका नेचर बाय डिफ़ॉल्ट गर्म होता है, और अगर गर्मी ज़्यादा है जैसा कि अभी टाइम है तो सीडलिंग्स पे बर्निंग के चांसेस या ब्लाइट के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों जीवरस क्या काम करता है कि प्लांट्स की रूट्स में नए रूट हेयर्स निकालता है, और यही रूट हेयर्स हेल्प करते हैं जो हमारे सॉइल या फिर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उनको अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स के लिए। इसलिए जीवरस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सीडलिंग्स में बढ़ जाता है। लगभग 10वें दिन आपको क्या करना है कि कोई भी आप फंगल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फंगस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप स्प्रे कर सकते हैं साफ, बायर की एलिट, रिडोमिल गोल्ड या कोई भी फंजीसाइड जिसकी आपको जानकारी हो। शाम के टाइम कोशिश करें तो ज़्यादा इसका इफेक्ट मिलेगा, या अर्ली मॉर्निंग्स में आप कर सकते हैं। 1 से 2 ml प्रति लीटर की डोज आप ले सकते हैं। इससे कोई भी डैम्पिंग ऑफ के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। लगभग 12वें दिन आपको क्या करना है कि NPK 18-18 की 2 ml प्रति लीटर की दर से एक स्प्रे करना है या फिर ड्रेंचिंग करनी है। इससे हमारी क्रॉप को नाइट्रोजन मिल जाता है। हालांकि 1261-0 से भी हमारी सीडलिंग्स को नाइट्रोजन ऑलरेडी मिला हुआ है, पर यहाँ से हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ बूस्ट होनी शुरू हो जाती है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन से। लगभग 15वें दिन आपको क्या करना है कि हमारी क्रॉप्स पे अभी हमने नाइट्रोजन दे दिया है, फॉस्फोरस दे दिया है, और थोड़ा सा पोटास 18-18 की फॉर्म में हमने दे दिया है। जीवरस के साथ हमने ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड हम दे चुके हैं। कमी है हमारी सीडलिंग्स में अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और मेरी नज़र में मल्टीप्लेक्स का जनरल लिक्विड एक कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फूड है। 2 से 3 ml आप इसकी डोज ले सकते हैं। शाम के टाइम कोशिश करें कि स्प्रे करें, और मल्टीप्लेक्स जनरल लिक्विड सभी एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को बड़ी आसानी से पूरा करने की काबिलियत रखता है। इसके बाद दोस्तों अभी तक हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए और सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जरूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने दे दिया है। सल्फर के लिए भी आप कोई कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, या फिर जो मल्टीप्लेक्स का जनरल लिक्विड है वहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत सल्फर मिल जाती है, और सल्फर आमतौर पर हमारी ज़मीन में होती है, तो सल्फर के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 18 से 24 दिन के बीच में अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी दिखती है तो आप ये जो शेड्यूल हमने अब तक फॉलो किया है, आप इसको एक दिन के इंटरवल पे रिपीट कर सकते हैं, और जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट की सीडलिंग्स में कमी हुई है वो आप दे सकते हैं। एक चीज़ हमारी सीडलिंग्स में अभी हमने नहीं दी है, वो है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम आप 1 ग्राम प्रति लीटर और मैग्नीशियम 1 ग्राम प्रति लीटर, जो ये सीड हमने शेड्यूल बताया है इसके बीच में आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लेटर स्टेज में भी ये दे सकते हैं। पर कोशिश करें कि आप पहले 15 दिन में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम भी अपनी सीडलिंग्स को दे दें। पर कैल्शियम मैग्नीशियम हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको आप बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करें, या फिर दोनों कंपोनेंट को आप आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स करके भी अपनी सीडलिंग्स में दे सकते हैं। 25वें दिन आप एक काम कर सकते हैं। अभी हमारी सीडलिंग्स में पोटास इतना ज़्यादा नहीं गया है, तो NPK ये दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 23 की जगह आप इसको 13 कंसीडर करेंगे। 13-0-45 एक कंपोनेंट होता है, और 0-0-50 एक कंपोनेंट होता है। इनमें से कोई एक आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से
अपनी सीलिंग्स में दे सकते हैं। इससे पोटेशियम की डेफिशिएंसी हमारी सीलिंग्स में दूर हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों 26 से 30 दिन के बीच का जो टाइम होता है, इसमें आप अपनी सीडलिंग्स को हार्डनिंग के लिए छोड़ें, यानी कि अपनी सीडलिंग्स का न्यूट्रिएंट्स थोड़ी दिन के लिए बंद कर दें, ताकि आपकी सीडलिंग्स बाहर के क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट कर जाए। कोशिश करें कि उसका पानी भी थोड़ा टाइट ही रखे, हल्का फुल्का पानी दे कि वो सर्वाइव कर सके, और सीडलिंग्स को अलाउ करें कि वो बाहर के स्ट्रेस से लड़ सके। और हार्डनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। हार्डनिंग पे हम अलग से भी आपको एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं। हार्डनिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और इस तरह से आपकी सीडलिंग्स का पूरा शेड्यूल कॉलीफ्लावर का हमने यहाँ पर आपके लिए रख दिया है। आप इस शेड्यूल को फॉलो करके अपनी सीडलिंग्स को बेहतर बना सकते हैं, और कॉलीफ्लावर में होने वाली जो सीडलिंग्स से कैसे परेशानी होती हैं, उनसे अपनी सीडलिंग्स को बचा सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, सवाल हैं, कोई परेशानी आपको आती है, आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हमारे फेसबुक पे भी हमें आप लिख सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें लिख के क्वेरीज डाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट हम आपके लिए और लेके आए हैं। हमने एक कोर्स हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और ये कोर्स होगा हाईटेक फार्मिंग से रिलेटेड, और ये कोर्स आपको PDFs की फॉर्म में मिलेगा, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके बारे में हम आपको आगे फिर से डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इससे जानकारी हासिल करने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, साझा करें। ज़रूरतमंद किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी सीडलिंग्स के केस में पर्टिकुलरली हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।